सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपने शुरू कर रहे हैं आज संगीत कला। मुगल काल की संस्कृति में तीसरा पार्ट है। कौन सा है? संगीत कला। आपको स्थापत्य कला बता दी है, चित्रकला बता दी है, और अब क्या आ गई है? संगीत कला। संगीत कला के बारे में डरो मत, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। यदि बाबर की बात करें और हुमायूं की बात करें तो संगीत कला को बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं दिए, यानी कि वो संगीतज्ञ थे और संगीत में बड़ा उनका शौक था, लेकिन वक्त नहीं मिला दोस्तों। संगीत का वास्तविक प्रारंभ अकबर के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? मैंने आपको कई बार भी बताया है कि अकबर के काल के अंदर अबुल फजल जो थे, बहुत बड़े इतिहासकार, उन्होंने अपनी किताब के अंदर 36 संगीतज्ञों का नाम का जिक्र किया है। अबुल फजल ने कहा है कि 36 गायक इनके दरबार में थे। किसके? अकबर के दरबार में, जिनमें से सबसे जो प्रसिद्ध थे तानसेन। तो तानसेन के बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तानसेन ग्वालियर के महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित संगीत विद्यालय में शिक्षा ली थी। मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर के महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित संगीत विद्यालय में क्या ली थी? शिक्षा ली थी। इनके गुरु का नाम था हरिदास। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? हरिदास। अबुल फजल ने इनके बारे में कहा है कि पिछले 1000 साल में ऐसा कोई भी गायक नहीं हुआ। कैसा? तानसेन जैसा कोई भी गायक नहीं हुआ। अबुल फजल कहते हैं उसके समान 1000 वर्षों में ऐसा कोई दूसरा गायक नहीं हुआ। इन्होंने विभिन्न राग रागनियों का विकास किया था, बहुत सारी राग रागनियों का विकास किया था। अकबर को बहुत प्रिय था। और उसके बाद में संगीत के बादशाह कहते हैं इनको। तो उसके बाद में दूसरे संगीतज्ञ की बात करें तो बाज बहादुर। अबुल फजल ने इनके बारे में भी कहा है, वह संगीत विज्ञान एवं हिंदी गीतों में अपने समय का श्रेष्ठ व्यक्ति था। ये कितनी अच्छी कोटेशन है, ये कभी आई नहीं है पेपर में और आ सकती है। अबुल फजल ने इनके बारे में क्या कहा है, बाज बहादुर के बारे में, कि संगीत विज्ञान एवं हिंदी गीतों में अपने समय का श्रेष्ठ व्यक्ति था। संगीत विज्ञान और हिंदी गीतों में अपने समय का श्रेष्ठ व्यक्ति था। कौन? बाज बहादुर, मालवा के बाज बहादुर। उसके बाद की बात करें तो रामदास, बैजू बावरा, जो दरबार से संबंधित नहीं थे, उस समय के एक बहुत तगड़े गायक थे, लेकिन दरबार में इनको संरक्षण नहीं मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है बैजू बावरा का। इसके अलावा रामदास के अलावा हरिदास, सुजान खां, मियां चांद, मियां लाल। देखो, मियां चांद, मियां लाल, सुजान, हरिदास, रामदास, ये तो सिंपल नाम है जो आपको आसानी से याद रह जाएगा। तानसेन याद रह जाएगा, बाज बहादुर याद रह जाएगा, यहाँ पर मियां चांद, मियां लाल, सुजान, हरिदास। लेकिन ये जो 5 इसके अलावा और भी है जहांगीर के काल के, उसको अपने याद करवाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक, याद रह जाएगा क्या? दोबारा से फिर बता रहा हूं मैं। अकबर जो था उसके काल में वास्तव में संगीत का प्रारंभ हुआ था। मैं बता दूं, स्थापत्य कला, संगीत कला, चित्रकला और उसके बाद में प्रशासन व्यवस्था, ये अकबर के काल से ही प्रारंभ माना जाता है। मुगल काल का यदि वास्तविक संस्थापक अपने माने तो अकबर को कह सकते हैं कि उस सारी विषय वस्तु का जो प्रारंभ था वो अकबर के काल में हुआ। अकबर स्वयं एक बहुत बड़े नकारावादक थे। क्या थे? स्वयं एक बहुत बड़े नकारावादक थे और संगीत प्रिय आदमी थे। और तानसेन के बारे में आपको बता ही दिया। उसके बाद में जहांगीर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जहांगीर। इनके दरबार में छतर खां, मंगू खां, हमजान खां, बिलास खां, शौकी खां, जिसको आनंद खां की उपाधि दी गई थी। भाई, जो आनंद मिल गया मेरे को, मेरे शौक में मेरे को आनंद मिलता है, मेरे में जो शौक है उनसे मेरे को बहुत आनंद मिलता है। ठीक है, अब ये नाम कैसे याद रखें? अब आप कहोगे आप तो हर जगह कहानी बना देते हो। जो बच्चा कहानी सुन के याद नहीं करता तो सीधा सीधा याद कर लो। छतर खां, मैं आधा कैखू, मक्खू खां है, आधा मैं है ये, हमजान खां, बिलास खां और शौकी खां। अब कैसे याद रखोगे? जो ट्रिक से याद करते हैं, एक बार याद कर लो, बाद में ट्रिक्स भूल जाओ। एक दिन की बात है, एक मक्खी थी, मक्खू क्या बना लो, एक मक्खी थी और छत पर बैठी थी। छतर का क्या बना लो, छत पर बैठी, और वहां पर एक बिल्ला आ गया। बै से बिल्ला, बिल्ला बिल्ली जानते हो, बिल्ला आ गया।
और हम सारे वहां पर बैठे थे पास में, हमसे अमजान, और वो बड़े शौक से मक्खी को खाने लग गया। मक्खू, शौक से, शौकी का मतलब शौक, बिल्ला छत के ऊपर बड़े शौक से मक्खी को खाने लग गया। कितनी सिंपल सी बात है। कहां पर थी? एक छत के ऊपर एक बिल्ली बैठी थी और वहीं पर क्या बैठी थी? एक मक्खी बैठी थी। हम सारे भी वहां पर बैठे थे, उनका गेम देख रहे थे, लड़ाई, और उसके बाद में लास्ट के अंदर मक्खी को बिल्ली खा गई। ये क्या चीज है? इस समय के जहांगीर के काल के संगीतज्ञ थे। जहांगीर के काल के क्या चीज थे? संगीतज्ञ। अब बात करें जी शाहजहां के काल के अंदर। शाहजहां के काल के अंदर लाल खां एक संगीतज्ञ थे। कौन थे? लाल खां। उसको इन्होंने गुण समुंदर की उपाधि दी थी। किसकी? गुण समुंदर। लाल का मतलब होता है बेटा, या लाल, हीरे लाल जो होते हैं वो समुंदर से मिलते हैं। हीरे और लाल कहां से मिलते हैं? समुंदर से मिलते हैं। बिसर खां इस काल के अंदर बहुत बड़े एक संगीतज्ञ थे, जिन्होंने जो टोडी राग के सिद्धहस्त थे। शाहजहां को लोटपोट कर दिया था टोडी राग सुना के, तो टोडी राग के सिद्धहस्त थे। और बाद में औरंगजेब की बात करें तो इन्होंने तो संगीत के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, इसीलिए यहाँ से जो संगीतज्ञ थे वो स्थानीय राज्यों के दरबारों में चले गए थे। ये वैसे तबला वादक थे, तो इन्होंने संगीत को बहुत गहराई के अंदर दफन कर दिया था, और ये कभी भी तबला नहीं बजाते थे और न ही गाते थे। उन्होंने कहा कि यदि गाएंगे तो तबले की आवश्यकता पड़ेगी, और जो कि इस्लाम विरोधी है, इस्लाम विरोधी मान के इस चीज़ को इन्होंने बंद करवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। तो इस काल का जो संगीत है वो आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक नया वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सभी वीडियो के जो लिंक है आपको आसानी से मिल जाएंगे। और लाइक करना न भूलें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। जब कमेंट करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और एक नया करने को प्रेरणा मिलती है मुझे। और आप कमेंट दें, उसके बाद में पूरी तरह से शुरू से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखें। कुछ न कुछ नई चीज़ें आपको जरूर मिलती है एक नया वीडियो के साथ। किसका? मुगल काल की संस्कृति को लेके अभी साहित्य बाकी है, तो उसको करके फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, संगीत का तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं साहित्य की। साहित्य लेखन का प्रारंभ बाबर से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? बाबर की 4 किताबें थी कुल। कितनी किताबें थी? 4 किताबें। जो इनकी प्रसिद्ध किताब है तुज़-ए बाबरी, जिसको बाबरनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबरनामा। ये मध्यकालीन इतिहास की तुर्की भाषा में लिखी हुई एकमात्र ग्रंथ है जो अभी भी जीवित है, जिंदा है और उसी अवस्था में मौजूद है। तुर्की भाषा के अंदर लिखा गया था। ये इतनी महत्वपूर्ण किताब है कि 3 बार तो इसका फारसी भाषा में अनुवाद हो गया। कितनी भाषा में? और अंग्रेजी में भी हो गया। कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है बाबरनामा का। इसको बाबर की आत्मकथा कहते हैं। क्या बोलते हैं? और तुर्की भाषा में भाइयों। किसमें? बाबर की जो किताबें हैं सारी की सारी, चारों की चारों तुर्की भाषा में। दूसरी पुस्तक है इनकी रिसाल-ए-उसज। कौन सी है? रिसाल-ए-उसज। तो इस किताब को खत-ए-बाबरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खत-ए-बाबरी। जब भी मैं रीस में आता हूं तो खत ही खत लिखता हूं, जब मैं रीस में आता हूं खत ही खत लिखता हूं। उसके बाद में दीवान, जो इनकी एक और पुस्तक है, जो काव्यों का संग्रह है। किसका संग्रह है? काव्यों का संग्रह है दीवान। उसके बाद में मुबैयान, ये पद शैली में लिखा हुआ है। और मुस्लिम कानून की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मुस्लिम कानून की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? मुस्लिम कानून की पुस्तक है। ये प्रश्न 100 में से 100% आ सकता है कि इनमें से कौन सी मुस्लिम कानून की पुस्तक है। 4 ऑप्शन दे देंगे और इसमें दे देंगे मुस्लिम कानून की पुस्तक कौन सी है, और ये कौन सी किताब है जिसका 3 बार फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो बाबरनामा है। इसीलिए इनको याद रखना है आप लोगों को। तो कौन सी? तुझके बाबरी, रिसाल-ए-उसज, खत-ए-बाबरी, जिसको रिसाल-ए-उसज का अन्य नाम है दीवान, मुबैयान। क्या है? मुबैयान। अब ये तो है बाबर के काल के साहित्य। अब बात करते हैं हुमायूं के काल के अंदर। किसके काल में? हुमायूं के काल में। हुमायूं के काल के अंदर तारीख-ए-रशीदी पुस्तक जो थी उसे लिखने वाले विद्वान थे मिर्जा हैदर दोगलात। फारसी भाषा के अंदर है। किस भाषा में है? और तुर्कों का इतिहास दिया हुआ है इसमें। किसका दिया गया है? तुर्कों का इतिहास दिया गया है। किसका? तुर्कों का। मिर्जा हैदर दोगलात की किताब में तारीख-ए-रशीदी ने लिखी थी, फारसी भाषा में है। और इसमें क्या लिखा गया है? तुर्कों का इतिहास। कैसे याद रखोगे? मिर्जा हैदर दोगलात। हैदर से बना लो हैदर अली। हैदर अली, टीपू सुल्तान नाटक भी देखा होगा। हैदर अली ने चांटा रसीद कर दिया।
तारीख रसीदी, अपने कहते हैं अरे इसके एक चांटा रसीद कर। या हैदर अली बहुत जल्दी रसीद काट देता था दुश्मन की, हैदर अली दुश्मन की बहुत जल्दी रसीद काट देता था। कितना सिंपल सा, कहीं दिक्कत नहीं है। दूसरा है गुलबदन बेगम। कौन सा है? गुलबदन बेगम। इसने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं की बहन थी, क्या थी? हुमायूं की बहन। और इसने किताब लिखी, उसका नाम क्या है? हुमायूं नामा। कौन सी है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी। इसको याद कैसे रखोगे? हुमायूं रोजाना नए नए गुल खिलाता था, हुमायूं रोजाना नया नए गुल खिलाता था। फिर तीसरी किताब है तज़किरातुल वाक़ियात। मैंने 4 किताबें लिखी है हुमायूं काल की। कितनी लिखी है? 4 किताबें। दोस्तों याद कर लोगे तो बात बन जाएगी। मेरे मन में इस बार बात खटक रही है कि प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा इतिहासकार हुमायूं कालीन नहीं था, या निम्न में से इनको सुमेलित करने वाला। तो गुलबदन बेगम वाली तो सभी को पता ही है, फारसी भाषा में लिखी हुई हुमायूं नामा किताब। तज़किरातुल वाक़ियात जोहर आफ्ता बच्ची। कौन सी है? जोहर आफ्ता बच्ची किताब है। कौन सी है? जोहर आफ्ता बच्ची किताब है। तो याद कैसे रखोगे? किराए के मकान, तज़किरात, किरात को बना लो, तज़किरात। किराए के मकान में एक जने ने जोहर कर लिया, होता है ना जोहर, राजपूतों के अंदर जब स्त्रियां अग्नि में कूद जाती थी तो उसे जोहर कहते थे। तो किराए के मकान में जोहर कर लिया। क्या कर लिया? तज़किरातुल वाक़ियात। वाक़ियात का मतलब होता है घटना। तो जोहर कर लिया, वाक़िया, यानी कि किराए के मकान में एक वाक़िया हो गया। क्या? जोहर कर लिया। क्या कर लिया? जोहर कर लिया। इस किताब में क्या लिखा हुआ भाई? हुमायूं के जीवन में जो उतार चढ़ाव हुआ ना, हुमायूं के जीवन में जो उतार चढ़ाव हुआ, कभी राजा बने, कभी फकीर, फिर राजा बने, तो वो सारी बातें इस किताब में लिखी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब। तो इसके अंदर हुमायूं के जीवन का उतार चढ़ाव। फिर चौथी किताब है वाक़ियात मुस्ताकी। कौन सी है? वाक़ियात मुस्ताकी। रिज़कुल्लाह मुस्ताकी की है ये। किसकी है? रिज़कुल्लाह मुस्ताकी की किताब है। याद कैसे रखोगे? रिज़कुल्लाह, कुल्ला से बना लो कुल्ली, कुल्ली जो काम करने वाला होता है। वाक़ियात ए मुस्ताकी, मुस्ताक कुली का काम करता है। मुस्ताकी क्या करता है? या ऐसे कर लो वाक़ियात ए मुस्ताकी। मुस्ताक ने जब कुली का काम किया तो वाक़िया घट गया। क्या घट गया? वाक़िया। चारों किताबें देखो। मिर्जा हैदर दोगलात, हैदर अली जो था उसने एक चांटा रसीद कर दिया। दूसरी किताब गुलबदन ने हुमायूं नामा। किराए के मकान में क्या हो गया? वाक़िया हो गया, जोहर हो गया। किराए के मकान में वाक़ियात मुस्ताकी। मुस्ताक जो था वो कुली का काम करता है, रिज कुली मुस्ताकी है। कौन सा है? रिज कुली। तो बहुत आसान सा है, कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अकबर के बारे में माना जाता है कि अकबर के दरबार में 59 कवि थे। कितने कवि थे? 59 कवि थे। अबुल फजल इनमें सिरमौर थे, फैजी थे, बदायूनी थे, एक से एक आला दर्जे के इतिहासकार इनके दरबार में से थे। तो इनका जो इतिहास है उसको यदि अपने सुविधा दृष्टि से पढ़ें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। नंबर 1 ऐतिहासिक भाग। कौन सा है? ऐतिहासिक। दूसरा अनुवाद ग्रंथ, इनके काल में फारसी विभाग बना था जिसके अंदर बहुत सारी किताबों का अनुवाद हुआ था। तीसरा काव्य एवं पद संग्रह। तीसरा कौन सा है? काव्य एवं पद संग्रह। ये 3 भाग है। अकबर के साहित्य को सुविधाजनक तरीके से पढ़ने के लिए कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला कौन सा है? ऐतिहासिक। दूसरा अनुवाद ग्रंथ। तीसरा कौन सा है? काव्य एवं पद संग्रह। तो सबसे पहले अपने बात करें इनके जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनके बारे में। पहली जो किताब है ऐतिहासिक ग्रंथ की उसका नाम है नफाइसुल मासिर। नफाइसुल मासिर मीर अल्लाउद्दौला कज़वीनी ने, अल्लाउद्दौला कज़वीनी ने इस किताब को लिखा और अकबर की काल का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। अकबर के काल का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। कौन सा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीरो, नफाइस उल मासिर। कौन सा है? नफाइस उल मासिर। मीर अल्लाउद्दौला नफाइस। नफाइस को क्या याद रखो? नफा और नुकसान। देखो शब्द है नफा, नफा का मतलब होता है मुनाफा। नफा से नफाइस, अल्लाह की कृपा से मेरे को हमेशा नफा होता है। अल्लाह से अल्लाउद्दौला। नफा किससे होता है? अल्लाह की कृपा से मेरे को नफा होता है। तो नफाइसुल मासिर मीर अल्लाउद्दौला कज़वीनी। जो हिस्ट्री के बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये शब्द जो हैं वो आसानी से बार बार पढ़े होंगे उन्होंने, तो आसानी से याद हो जाएंगे। और दूसरी पुस्तक है अकबरनामा।
कौन सा है? तो यहां पर नफा, पहली बार नफा हो गया, तो पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है अकबर का। दूसरा है अकबरनामा, अबुल फजल ने लिखी है। किसने लिखी है? 7 वर्षों में लिखी और 3 भागों में 3 जिल्दों में यह तैयार हुई। कितने जिल्दों में तैयार हुई? 3 जिल्दों में तैयार हुई। अबुल फजल ने लिखी और 7 वर्षों के अंदर लिखी थी। कौन सी? अकबरनामा। ये तो बहुत प्रसिद्ध किताब है, सभी को पता है अबुल फजल ने लिखी थी। तो मेरे अबू अकबर के दरबार में थे, मेरे अबू अकबर के दरबार में थे। फिर तीसरी किताब है मुंतखाब उल तवारीख, बदायूनी ने। मुंतखाब से कैसे याद रखोगे? मुंतखाब से मुंह बना लो, मुंह, और मुंह से बदबू मत छोड़, बदबू से बदायूनी। आपको बता दूं, इस आदमी ने जो किताब लिखी, ये अकबर का बहुत कट्टर आलोचक था और अकबर को यह मानता था, धर्म विरोधी मानता था। कई बार फतवा भी जारी किया इसने अकबर के मुस्लिम धर्म विरोधी कार्य किए, उसकी इसने लिस्ट बनाई। तो जो अकबर के विरोधी बातें इसमें लिखा हुआ है, इसमें आम हिंदुस्तान यानी कि मुंतखब उल तवारीख, इसको हिंदुस्तान का आम इतिहास कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदुस्तान का आम इतिहास। किसने लिखा? बदायूनी ने। किसने? मुंतखब उल तवारीख। याद कैसे रखोगे? मुंह से बदबू मत छोड़ो। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। तारीख अल्फी, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद, तारीख अल्फी। अल्फी को बना लो सेल्फी। दाऊद इब्राहिम रोजाना सेल्फी लेता है। मुल्ला दाऊद जो है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है। और कैसे याद रखोगे? वो रोजाना अल्फी को बना लो सेल्फी, और मुल्ला दाऊद रोजाना क्या लेता है? सेल्फी लेता है। उसके बाद के अंदर जो मुल्ला दाऊद की ये जो किताब है, इसमें क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी। ये ऊपर वाले में आता है। अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी कौन था? बदायूनी ने ऊपर वाले में। मुल्ला दाऊद में मैंने कोई भी विशेषता नहीं लिखी है। फिर उसके बाद में तबकाते अकबरी, कौन सा है? तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। किसने लिखी है? निजामुद्दीन अहमद ने। तो निजामुद्दीन एक रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली के अंदर, है ना निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन? तबकाते, तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा तबका रहता है। निजामुद्दीन में एक बहुत बड़ा तबका रहता है, तबकाते अकबरी। तबके से तबकाते अकबरी। यहां पर उसके बाद में 5 नंबर पर किताब, 6 नंबर पर किताब देखो, यहां पर 6 नंबर और यहां पर 7 नंबर। 6 नंबर पर है मासिर रहीमी। कौन सी है? मासिर रहीमी, अब्दुल बाकी ने लिखी है। क्या लिखी है? अब्दुल बाकी ने लिखी है मासिर रहीमी। माँ सिरे, सिरे का बना लो सिर, बाकी, माँ सिरी, माँ सिरी, माँ शब्द आ रहा है ना, माँ सिरी रहीमी। मेरी माँ, और इधर कौन है? अब्दुल बाकी। मेरी माँ को इनाम देना बाकी, अब्दुल बाकी। कैसे याद रखोगे? माँ सिरी, मेरी माँ को इनाम देना बाकी है। अकबरनामा, एक और है अकबरनामा, फैजी सर हिंदी का है ये। किसका? फैजी और सर हिंदी का लिखा हुआ है। कौन सा? अकबरनामा। तो कैसे याद रखोगे? अकबर की किताब में फौज का वर्णन है। ठीक, आगे फिर मैं इसको साफ करके फिर आगे करता हूं। हाँ, तो अकबर ने अनुवाद विभाग खोला था। क्या खोला था? अनुवाद विभाग, फैजी के दिन। किसके दिन? जिसमें किताबों का अनुवाद करवाया था। क्या करवाया था? तो रामायण का बदायूनी ने किया अनुवाद। किसने? तो याद कैसे रखोगे? रामायण ने बताया, मुख्य मुख्य किताबें लिखी है, वैसे तो बहुत सारों का अनुवाद किया, फारसी विभाग जो बनवाया है। रामायण पढ़ो तो मुंह से बदबू नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे यहां पर टोडर, टोडर ऊंट के बच्चे को बोलते हैं टोडिया। ऊंट के बच्चे को क्या बोलते हैं? टोडिया। तो जब भी हम भागवत पुराण लेकर आते हैं तो टोडिये पर खिलाते हैं। भागवत किस पर लिख कर आते हैं? टोडिये पर। अर्थवेद के अनुवाद किया था इब्राहिम सर हिंदी ने। कैसे याद रखोगे? इब्राहिम, भारत के अंदर इब्राहिम लोदी एक शासक हुआ था, उसके नाम पर याद रख लो। इब्राहिम लोदी ने बहुत सारा अर्थ इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया। लीलावती, इस पुस्तक का किसने? फैजी ने अनुवाद किया था। किसने किया था? गणित पर पुस्तक है, और लीलावती का जो अनुवाद फैजी ने किया था। कैसे याद रखोगे? एक फौजी की लीला देखो। किसकी लीला देखो? फौजियों की लीला बड़ी शानदार होती है। फौजियों की लीला बहुत ही शानदार होती है। तुझके बाबरी का अब्दुल रहीम खाना खाना। कौन से है? रहीम खान खाना। रहीम, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए तोड़े से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तुझके बाबरी का अनुवाद किया था इन्होंने। तो कैसे? बाबर ने जब आक्रमण किया तो सारे बोले रहम करो भाई, रहम करो, रहम करो। फिर पंचतंत्र अबुल फजल ने किया। किसने?
पंचतंत्र का अबुल फजल ने। तो कैसे याद रखोगे? मेरे अब्बू कहते हैं कि 5 तत्वों से, पंचतंत्र से ये शरीर बना है, पंचतंत्र से ये शरीर बना है। तो याद रह जाएगा कि अनुवादिक ग्रंथ है, इनमें से एक आधा प्रश्न पूछ लेता है। फिर जहांगीर के काल में कौन कौन सी मुख्य मुख्य किताबें? अच्छा, मैं मुख्य मुख्य किताबें बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि इन किताबों से पेपर में पढ़ जाएंगे और याद कैसे रखना है। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं। इकबालनामा ए जहांगीरी, जहांगीर के काल में किताब लिखी गई और इसका निर्माता जो इसके लिखने वाले थे वो मोतमिद खां बख्शी थे। कौन थे? मोतमिद खां। कैसे याद रखोगे? इकबालनामा। जब आदमी इकबाल या जुर्म कबूल कर लेता है तो उसको मौत की सजा दिया जाता है। क्या दी जाती है? मौत की सजा। इकबाल या जुर्म जब कबूल कर लेता है तो उसको मौत की सजा दी जाती है। किसकी? मौत की। उसके बाद में तुझके जहांगीरी, देखो इसने जहांगीरी लिखना शुरू किया, उसके बाद में 16 साल तक तो इसने लिखा और उसके बाद में मोतमिद ने लिखा, लेकिन इसको जो पूरी की वो मोहम्मद हादी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुझके जहांगीरी को पूर्ण करने वाला कौन था? मोहम्मद साहब हादी। कौन है? मोहम्मद हादी। मोतमिद खां जहांगीर ने शुरू किया और मोहम्मद हादी ने पूरा किया है। शाहजहां के काल की अब किताब देखो भाई, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी। किसने लिखी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी। अब इसको कैसे याद रखोगे? अब्दुल हमीद लाहौरी को हम बादशाह हैं, बादशाह मतलब बादशाह बना लो, हम बादशाह हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पादशाहनामा है वो मोहम्मद अमीन कज़वीनी, मोहम्मद अमीन कज़नीवी ने लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रथम सरकारी इतिहास माना जाता है। क्या है? प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन थे? मोहम्मद अमीन कज़वीनी जो थे, कज़नीवी सॉरी, मोहम्मद अमीन कज़नीवी ये प्रथम सरकारी इतिहासकार थे। किसके काल में? शाहजहां के काल में। और इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अमीन कज़नीवी पादशाहनामा। तो मोहम्मद साहब और मेरी अम्मी ने मिलकर, मोहम्मद साहब और मेरी अम्मी ने मिलकर मेरे को बादशाह बना दिया। क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। यहां पर है शाहजहांनामा किसने लिखी? इनायत खान ने। सारे जहां में इनाम बांटूंगा, जब मैं कुछ ना कुछ बनूंगा तो सारे जहां में इनाम बांटूंगा। इनाम से इनायत खान। उसके बाद में अमले साले, तो मोहम्मद साले। यहां पर साले है, यहां पर साले है, बिल्कुल सिंपल सा है ना। यहां पर अमले है तो मोहम्मद साहब की बातों पर अमल करो, यहां पर मोहम्मद साहब की बातों पर अमल करो। औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी चोरी चुपके चुपके बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। तो देखो, मुंतखब उल तवारीख खफी खां। कैसे याद रखोगे? मुंतखब उल तवारीख। मेरे मुंह को देखते लोग खौफ खा जाते हैं, खफी से खौफ खां। आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम। कौन है? मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीर। आल लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं और काजी को मानते हैं। मासिरे आलमगीरी मोहम्मद साकी। कौन है? मोहम्मद साकी। मासिरे आलमगीरी मोहम्मद साकी। मोहम्मद साहब पर कभी शक नहीं करना चाहिए, मेरी मां कहती है, मेरी मां कहती है मोहम्मद साहब पर कभी शक नहीं करना चाहिए, मेरी मां कहती है। खुलासित उल तवारिक सुरजन राय। कौन है? सुरजन राय। खुलासत उल तवारिक, सज्जन आदमी तारीख का खुलासा करते हैं, सज्जन आदमी तारीख का खुलासा करते हैं, खुलासे से। खुलासत उल तवारिक सुरजन राय। फतवाते आलमगीरी ईश्वर दास। ईश्वर की कृपा से सब फतेह कर लेंगे। फतवाते आलमगीरी, फतुहाते आलमगीरी, ईश्वर की कृपा से सब चीज फतेह कर लेंगे। फिर है नुक्सा ए दिलखुशा भीमसेन। महाभारत में एक भीम हुआ था, उसने दुश्मनों का नक्शा ही बदल दिया, दिल खुश हो गया, या भीम दिल खुश कर देता था, दिलकुशा। नुक्सा ए दिलकुशा, दिल को खुश कौन करता था? भीमसेन। फिर है फतवा ए आलमगीरी। कौन सा है? फतवा ए आलमगीरी। ये मुस्लिम कानून की सबसे बड़ी पुस्तक है। कौन सी? फतवा ए आलमगीरी। और इसको औरंगजेब ने तैयार करवाई थी, कई विद्वानों को इकट्ठा करके, फारसी वगैरह और अन्य कई विद्वानों को इकट्ठा करवा के इसने कानून की बहुत बड़ी किताब तैयार करवाई थी, जिसको क्या बोलते हैं? फतवा ए आलमगीरी। ठीक है, तो ये किताबें हैं भाई, इनको याद कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। जहांगीर के काल में मैंने 2 किताबें दी महत्वपूर्ण, और शाहजहां के काल के अंदर मैंने 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें दी है। औरंगजेब के काल में फतवा ए आलमगीरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मासिर आलमगीरी जदुनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर कहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? मासिर आलमगीरी
जिसको लिखा है मोहम्मद साकी ने। मोहम्मद साहब पर शक नहीं करना चाहिए। मेरी माँ कहती है जदूनाथ सरकार ने इसे मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। और प्रथम सरकारी इतिहासकार किसको बनाया गया था? मोहम्मद अमीन कजनीवी को। किसको? काजी जो है मोहम्मद अमीन कजनीवी, यहाँ पर काजी शब्द आ रहा है, कज से कजनीवी, प्रथम सरकारी इतिहासकार है। मोहम्मद साहब पर शक नहीं करना चाहिए। जदूनाथ सरकार ने इस किताब को जो इन्होंने लिखी है मासिर आलमगीरी, इसको प्रथम गजेटियर कहा है। मुगल साम्राज्य का क्या कहा है? गजेटियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। संगीत और दूसरा साहित्य ये हमने एक ही वीडियो के अंदर डाल दी। इससे पहले जो इतिहास सॉरी ये स्थापत्य कला, उसकी एक वीडियो बनाई थी। क्या बनाई थी? एक वीडियो बनाई। इसकी क्या बना दी? एक वीडियो बना दी। और संगीत कला की और साहित्य की एक वीडियो बना दी है। क्या बना दी है? एक वीडियो बना दी है। और इसके अलावा जो स्थापत्य कला है उसकी अलग वीडियो बना दी। स्थापत्य कला की क्या बना दी है? अलग वीडियो बना दी है। और 3 वीडियो बनाई है इसके ऊपर। संस्कृति पर कितनी वीडियो बनाई है? 3 वीडियो बनाई है। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरी मेहनत करके और सारी इन वीडियो को बनाई गई है। अच्छे लगे तो ज़रूर आप अपने दोस्तों को इसके लिंक जरूर भेजना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन अच्छा जाए।